gravitation force is a one kind of force, है ना. It is a one kind of force. The Newton said that F is equal to ma in his second law. Force is equal to mass into acceleration. So whatever acceleration, any mass, if it has some acceleration, then when this acceleration happen, when any external force is applied on any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना. कब फोर्स लगता है? जब किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाने से उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है. ऐसा भी बोल सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है. नाउ एक्सेलरेशन होता है उसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. यानी अगर किसी भी चीज़ का वेलोसिटी चेंज होता है, किसी भी चीज़ का वेलोसिटी चेंज होता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है, ऐसा बोल सकते हैं. और किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सेलरेशन तभी लगता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है. ये चीज़ समझ लो पहले. दिस वेरी 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 बेसिक थिंग. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो किसी भी चीज़ का वेलोसिटी चेंज होता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन तभी लगता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है. फोर्स नहीं लगता है तो एक्सेलरेशन नहीं लगता है. एक्सेलरेशन तभी आता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है. अंडरस्टैंड? नाउ चेंज इन वेलोसिटी दो टाइप से होता है. चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है? आप पढ़े थे इन अर्लियर लेसन. आइदर यू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने से भी होता है, और डायरेक्शन चेंज करो, या दूसरा क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है क्या नहीं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी कब चेंज होता है? आइदर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डायरेक्शन. तो अब क्या हुआ रूल कि किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज होता है या डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है. समझ आ रहा है? यही चीज़ ग्रेविटेशनल में डिटेल में आएगी. अब समझना ये चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका मतलब कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है. एक्सेलरेशन लग रहा है उसका मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है. ये चीज़ समझ में आ गई? यानी किसी भी चीज़ का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है. एक्सेलरेशन लग रहा है उसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है. इतना चीज़ समझ में आ गया? अब यही चीज़ को डिटेल में हम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो रहा है कि जो कोई भी चीज़ है, हम अगर स्टोन है उसको हम ऊपर डालते हैं, यहाँ से थ्रो करते हैं, ज़मीन के ऊपर से हम थ्रो कर रहे हैं, है ना. स्टोन को थ्रो किया ऊपर तो एक हाइट तक वो ऊपर जाएगा, फिर वो अपने आप नीचे आता है, अपने आप नीचे आता है, अपने आप नीचे आता है. इट इज़ कमिंग डाउन, है ना. तो ये जो नीचे आता है वो क्यों आता है? ग्रेविटी. बिकॉज ऑफ देयर इज, ये चेंज हुआ, चेंज इन, ये क्या हुआ? चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन. तो ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कोई उसको फोर्स लगा रहा है, कोई पुल कर रहा है. सम फोर्स इज देयर विच इज पुलिंग दैट स्टोन टुवर्ड्स अर्थ. तो वो जो चीज़ है वो न्यूटन ने उसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए कि ये चीज़ है क्या, वाई इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ. एनी थिंग्स विच इज़ ऑन द सरफेस, अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, वाई इट इज़ अट्रैक्टेड, है ना, बाय द अर्थ. तो ये चीज़ बहुत सारे साइंटिस्टों ने सालों तक स्टडी किया, और आखिरकार न्यूटन ने एक बेसिक लॉ बनाया ग्रेविटेशन का, है ना. तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी विल टेक वन एग्जाम्पल. Before taking universal law of
gravitation, right? We will take one example which is given in your book. What is gravitational force? To understand the gravitational force, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये जो फिगर दिखाया ना बच्चे का, कि ऐसे ही स्टोन लिया, देखो ये देखो पेज नंबर है ना, तो एक स्टोन को थ्रेड से बांध दिया और उसको घुमाया गोल गोल। तो इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ में आप ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है कि एवरी टाइम, ये देखो आप, एवरी टाइम ये स्टोन क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है एट एवरी मोमेंट व्हेन इट इज़ मूविंग सर्कुलर। कोई भी चीज़ सर्कुलर घूम रही है, उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट था, इसको एक्चुअली अगर ये टाई से नहीं बांधा होगा, ये अगर ये टाई से बांधा है, इसलिए ये ऐसे डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ। हाँ, तो ये अगर ये बांधा नहीं होता टाई से तो ये ऐसे जाता, सीधा ऐसे जाता। अगर ये टाई से बांधा नहीं होता तो ये टेंजेंशियल जाता है, ऐसे नहीं जाता। ऑलवेज इट विल गो टेंजेंशियल। हाँ, टेंजेंशियल मीन्स टेंजेंट, टेन डेल्टा, टेन थीटा, टेन बोलते हैं उसको, है ना, साइन कॉस टेन, ऐसा टेंजेंशियल। सो इट इज़ ए टेंजेंशियल, इट इज़ मूविंग टेंजेंशियल। तो अगर ये बांधा नहीं होता तो ये ऐसे जाता है कि नहीं, यहाँ से कैसे जाता, तो ये ऐसे जाता टेंजेंशियल, यहाँ से कैसे जाता, ऐसे जाता टेंजेंशियल। बट ये इसको हमने बांधा है, यानी इसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं ये इससे, थ्रेड से। तो वो क्या कर रहा है, इसको खींचा है, एक बार समझो, ये यहाँ से हमने पकड़ा है थ्रेड, वी हैव केप्ट दिस थ्रेड एंड दिस इज ए स्टोन, है ना। तो ये स्टोन को थ्रेड से बांधा हुआ है और ये स्टोन को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो ये क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि ये थ्रेड से बंधा हुआ है। थ्रेड से बंधा हुआ है मीन्स के वी हैव कनेक्टेड इट। अगर ये थ्रेड से यहाँ से थ्रेड कट गया सपोज, तो ये स्टोन कैसे ऐसे चला जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन। तो सभी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, बट वो डायरेक्शन अपनी कब चेंज करती है, कब चेंज करती है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्यों चेंज करती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये मैंने बोला ना, चेंज इन डायरेक्शन, दैट मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ये स्टोन का डायरेक्शन चेंज हुआ। एवरी मोमेंट पे स्टोन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चेंज इन डायरेक्शन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन, यानी इसको कोई एक्सेलरेशन मिल रहा है। एक्सेलरेशन मिल रहा है मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने की वजह से ये उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, और ये चेंज करते हुए गोल गोल घूम रहा है। तो ये गोल जो घूम रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, वन फोर्स वी हैव अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द सेंटर में हम खड़े हैं, तो सेंटर में हमने एक फोर्स लगाया उसको खींचने का, तो ये गोल गोल घूमने लगा। तो सेम वे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन यूनिवर्स सिमिलर वे, है ना, कि भाई सन है, तो सन और अर्थ दो चीज़ है। तो सन ने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया हुआ है सभी प्लेनेट के ऊपर, उसका एक अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सभी चीज़ है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स क्या, वो खींच के उसके अंदर चली जानी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया खींचने का, तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो इसमें भी स्टोन तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो फोर्स है, वो उसने अप्लाई किया है सन ने अर्थ के ऊपर, बट वो फोर्स यूटिलाइज कैसे हुआ, वो फोर्स ने अर्थ ने कैसे यूटिलाइज किया, घूमते हुए। वो घूमने लगा किसके आजू बाजू, सन के आजू बाजू घूमने लगा, सन के आजू बाजू वो घूमने लगा। समझ में आ रहा है हैं? तो वही फोर्स उसने अप्लाई किया है, सेम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उसने सन ने अप्लाई किया है अर्थ के ऊपर। अर्थ एक्चुअली अंदर चली जानी चाहिए, है कि नहीं, सन के अंदर खींच के, बट वो अंदर नहीं जाती। तो वो फोर्स दो तरीके से यूज़ होता है ना। देखो ये फोर्स है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे फोर्स लगाया,
खींचने का, है ना। तो ये फोर्स इसके ऊपर जो लगा, ये फोर्स की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा ऐसे यहाँ आने का, बट वो अंदर नहीं जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्स को यूटिलाइज किया और अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगा। फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा उसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन आया तो उसने क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी किया। एक्सेलरेशन आया मीन्स चेंज इन वेलोसिटी किया। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हुआ, तो कि चेंज इन डायरेक्शन किया। ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगा और इस तरह से ये फोर्स उसने यूटिलाइज किया और ये घूमने लगा। तो अर्थ जो रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ जो रिवॉल्व हो रहा है ना सन के आजू बाजू, वो कौन उसको घुमा रहा है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी होता है ना दिमाग में कि यार कौन उसको धक्का मार रहा है, कौन उसको घुमा रहा है। ऐसे तो फ्री में कोई घूमेगा नहीं, समझ रहे हो। कोई भी चीज़ मूव हो रही है तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो मूव नहीं हो रही है। तो वो कौन मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा है। पूरे अर्थ जो सन के आजू बाजू घूमती रहती है तो वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली मून अर्थ के आजू बाजू घूमता रहता है। मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून जो घूम रहा है अर्थ के आजू बाजू, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मून के ऊपर। समझ रहे हो, है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो एक सेंटर में पुल करता है, सेंटर से एक फोर्स आता है ना। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट सेंटर में जो फोर्स लगता है, तो ये जो पिक्चर है उसमें बच्चे ने जो किया हुआ है, ये लड़के ने, तो उसने क्या किया है, एक रोप बांधा हुआ है और एक स्टोन है। तो वो रोप को जो घुमा रहा है वो सेंटर से फोर्स लगा रहा है, सेंटर से स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रहा है थ्रू दिस स्ट्रिंग। तो सेंटर से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो ऐसा गोल गोल स्टोन घूम रहा है। तो दिस फोर्स विच इज गिवन बाय दिस बॉय फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, तो वो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स दैट कॉज द एक्सेलरेशन and keep the body moving along the circular path is acting toward the center। ऐसा फोर्स कि जिसकी वजह से बॉडी सेंटर में, वो फोर्स जो सेंटर से लग रहा है और बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ऐसा फोर्स अप्लाई किया कि जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगे। सेंटर में से ऐसा फोर्स लगाया कि जिसकी वजह से बॉडी वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगे। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन मीन्स कि ये जो बॉडी जो मूव हो रही है, चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है स्टोन का। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन? बिकॉज स्टोन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन continuously. So when stone is changing its direction, it is called acceleration. So that's why it is written the force that cause this acceleration. ये acceleration जो produce कर रहा है force क्या करता है ultimately? acceleration produce करता है ना, F is equal to ma। force किसी भी चीज़ में अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो acceleration क्रिएट करता है। तो यहाँ पे acceleration कैसे हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन से हो रहा है। acceleration दो तरीके से हो सकता है, आइदर डिस्प्लेसमेंट चेंज करो, डिस्प्लेसमेंट चेंज करने से भी होता है। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होने से चेंज इन वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी चेंज होना है उसका मतलब कि डायरेक्शन चेंज होना और डिस्प्लेसमेंट होना, और बोथ। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्टोन का कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। सर्कुलर पाथ में जब स्टोन घूम रहा है तो दिस फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ is acting toward the center. This force is called centripetal force। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा है जो सेंटर से लगता है और उसकी वजह से पूरी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमती है। उसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वॉशिंग मशीन जो अपना अभी चल रहा है। वॉशिंग मशीन है वो क्या करता है, कैसे कपड़े धोता है? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, वो भी फुल स्विंग में घूमता है, गोल 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 गोल, है ना। तो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सभी जो ऑब्जेक्ट है वो अवे फ्रॉम द सेंटर चला जाता है। जो
हेवी पार्टिकल है वो बीच में आ जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो अवे चला जाता है. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो जो अर्थ और मून ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसके ऊपर. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. इफ देयर वेर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन. यानी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़, ये मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है ना सेंटर से, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, उसका कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होगा और वो चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमेगी. तो मून भी जो है वो अर्थ के सर्कुलर अराउंड घूम रहा है मून. तो उसका मतलब अर्थ उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो अपने आजू बाजू, अर्थ के आजू बाजू घूम रही है. तो इसका मतलब कि अर्थ है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है. किसके ऊपर? मून के ऊपर. दैट्स वाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. सिमिलरली सन है वो अपने अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है. दैट्स वाई अर्थ इज मूविंग अराउंड सन एंड ऑल प्लैनेट्स इज मूविंग अराउंड सन. सो जो भी प्लैनेट है उस सबके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. कहाँ से लग रहा है? वो सन दे रहा है. सन का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है. समझ रहे हो ना? तो इसकी वजह से दैट दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो पूरे सोलर सिस्टम जो है उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट है. ख्याल आ गया? कोई डाउट? तो हम जो बात कर रहे थे कि जो सन है वो अर्थ को पुल कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है. तो नॉर्मली क्या होता है कि अर्थ है वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो भागने की ट्राई करता है ना. अर्थ ऐसे भागने, बट वो सन उसको कंटिन्यूसली खींचता है. जैसे अर्थ ऐसे भागने गया तो उसको खींचा, भागने गया खींचा, भागने गया खींचा. तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो गोल गोल घूमने लगा. तो आप समझो कि जैसे ही अर्थ है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे भागना है, उसको फोर्स आया उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर फोर्स आया तो उसको भागना है सन की तरफ. बट जैसे ही भागने गया उसको वापस सन ने खींच लिया. तो ऐसे ऐसे खींचते गया, इसलिए उसका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया. समझ में आ रहा है? तो कोई भी फोर्स लग रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उससे क्या होगा? फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा. फोर्स लग रहा है तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन मीन्स कि यहाँ पे वो फोर्स को उसने कन्वर्ट किया, जो अर्थ है उस फोर्स को कन्वर्ट किया है चेंज इन डायरेक्शन में, है ना. डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. उसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है. समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ कहाँ हुआ? चेंज इन डायरेक्शन में. ये फोर्स कहाँ यूटिलाइज हुआ? F इज इक्वल टू ma. तो फोर्स कहाँ यूज़ हुआ? एक्सेलरेशन क्रिएट करने में. और एक्सेलरेशन से क्या हुआ? चेंज इन डायरेक्शन हुआ. तो इसलिए मून है वो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, सन है, अर्थ है वो सन के आजू बाजू घूम रहा है. तो ये क्यों घूम रहा है गोल गोल? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी दूसरा हमने पढ़ा था सेकंड लॉ में, है ना, F इज इक्वल टू m इंटू ए. ये पढ़ा था ना, है? तो उसका मतलब मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते ना भाई. तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू मास. इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू मास, है कि नहीं? यानी मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम आएगा, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा. मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू एक्सेलरेशन. मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू एक्सेलरेशन. यानी किसी भी चीज़ का अगर मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? कम आएगा. यानी उसकी चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्पीड कम होगी. किसी भी चीज़ का मास अगर कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? ज़्यादा आएगा. तो उसकी स्पीड ज़्यादा आएगी. समझ में आ रहा है? तो अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोला था कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल रिएक्शन. तो अगर एप्पल ऊपर से नीचे आ रहा है
एप्पल ट्री से नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब कि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो एप्पल नीचे आ रहा है। तो एप्पल भी कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाता होगा इक्वली, है कि नहीं। थर्ड लॉ वही बोल रहा था ना कि दोनों तरफ फोर्स सेम होता है, यानी है ना, समझ रहे हो। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोला था, न्यूटन के थर्ड लॉ ने, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। तो जो एक्शन हुआ एप्पल नीचे आया, है कि नहीं, तो इसका मतलब अर्थ ने पुल किया। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एप्पल क्यों पुल नहीं किया अर्थ को, एप्पल भी पुल कर सकता है। हाँ, तो वहाँ आता है मास। एप्पल का मास कितना है, तो कि बहुत कम है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अर्थ का मास कितना है, बहुत हैवी है कंपेयर टू एप्पल। कंपेयर टू एप्पल मास ऑफ द अर्थ इज टू हाई, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, तो वो दिखेगा नहीं अपने को, यानी अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई वो दिखेगा नहीं। अदरवाइज दोनों तरफ सेम होगा, एट्रैक्शन दोनों तरफ होगा। एप्पल भी अट्रैक्ट करता है और अर्थ भी अट्रैक्ट करती है, बट दोनों के मास में अंतर है ना। इसका मास बहुत ही कम है, एप्पल का वजन कितना होगा, ग्राम में होगा, 200 ग्राम 300 ग्राम मैक्सिमम, है ना। जबकि अर्थ कितना है, इन टर्म्स ऑफ 10⁶, है ना। मास ऑफ अर्थ इज व्हाट, मास ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg कितना है, 6 × 10⁻24। उसका मतलब 6 × 10⁻24, उसका मतलब क्या हुआ, 6 के बाद 24 जीरो, 24 जीरो, उतना केजी, उतना किलोग्राम, इतना मास हुआ अर्थ का मास इतना है, 6 × 10⁻24 kg। और एप्पल का मास कितना है, तो ये 200 ग्राम। तो आप समझ रहे हो है डिफरेंस। तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कैन नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सभी चीज़ जो है, जो अर्थ खींच रही है ना, तो उसका मास का आता है। तो इसके बेस पे एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल न्यूटन ने बनाया। वो लॉ क्या बोल रहा है कि F इज इक्वल टू फोर्स जो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू G M × M डिवाइड बाई डी स्क्वेयर, M × M डिवाइड बाई डी स्क्वेयर। वो क्या है, इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल शोधा गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो वो यूनिवर्सल लॉ क्या बनाया कि हर एक कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज़ फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कोई भी चीज़ है यूनिवर्सल में, वो सब एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। यानी ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो दोनों एक तरफ, दोनों को एक साथ एक दूसरे को खींच रहा है। मगर वो किस फोर्स से खींच रहा है, तो F इज इक्वल टू G × M1 M2 डिवाइड बाई डी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है कि मास, दोनों चीज़ का मास M1 M2, जो दो चीज़ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, वो दोनों का मास मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई डी स्क्वेयर। डी इज़ व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। डी स्क्वेयर मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर से लेना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर, है ना, इनटू जी। जी इज ए व्हाट इज जी, दिस कैपिटल जी इज ए, दैट इज ए कांस्टेंट। जी इज ए कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, जी, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट है। तो जी इज ऑलवेज, जी इज इक्वल टू 6.7 × 10⁻11। जी का वैल्यू क्या होता है, 6.7 × 10⁻11, दैट इज ए कांस्टेंट। तो एफ, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज प्रोपोर्शनेट टू
एफ इज़ प्रोपोर्शनेट टू, एफ किसके प्रोपोर्शनेट है, फोर्स जो लग रहा है फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनेट है, तो कि m1 इंटू m2, दोनों मास, जितना मास ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। इससे क्या एक निकल रहा है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। कोई एक चीज़ का मास बहुत ज़्यादा है तो m1 इंटू m2 होगा, दो चीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा मास उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा। F is directly proportional to m1 into m2, but F is inversely proportionate to d square, 1 upon d square, 1 upon d square है ना इक्वेशन में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। उल्टा है ना, डिस्टेंस जितना कम होगा दोनों के बीच में उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। इनवर्स है, इनवर्स और उसमें भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, सपोज सुनो डिस्टेंस 4 मीटर है दोनों के बीच में, 4 है तो फोर्स कितना कम हो जाएगा, तो 1/16 टाइम्स कम हो जाएगा। 1/16 होगा कम, क्योंकि 4 का स्क्वायर करना है। अगर डिस्टेंस में बोलूँ 4 की जगह पे डबल करता हूँ 8 हो गया, तो फोर्स कितना कम हो गया, तो 1/64। पहले 1/16 था, अब कितना हो गया 1/60, तो कितना ज़्यादा कम हो गया, 4 टाइम हो गया। ये मैंने 2 टाइम किया, डिस्टेंस 2 टाइम किया ना, 4 से 8 किया तो फोर्स 4 टाइम कम हो गया। डिस्टेंस अगर 2 टाइम बढ़ाया, डिस्टेंस मैंने 2 टाइम बढ़ाया तो फोर्स मेरा कम कितना हो गया, 4 टाइम। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस अगर 2 टाइम बढ़ाया 2 टाइम तो फोर्स मेरा 4 टाइम कम हो गया। सिमिलरली अगर डिस्टेंस में 3 टाइम बढ़ाता हूँ तो फोर्स मेरा कितना कम हो जाएगा, 9 टाइम कम हो जाएगा। क्यों, स्क्वायर, क्योंकि ये डी स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस में 4 गुना बढ़ाता हूँ, 4 लेता हूँ, यानी ये 4 था और 16 करता हूँ तो 4 टाइम बढ़ा हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ 4 टाइम, तो फोर्स कितना कम हो जाएगा, हैं, फोर्स कितना हो जाएगा, 16 टाइम कम हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी जितना डिस्टेंस दूर होगा उतना स्क्वायर टाइम फोर्स कम हो जाएगा। F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/d स्क्वायर, ये ध्यान रखना। जितना डिस्टेंस दूर होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका स्क्वायर जितना फोर्स कम हो जाएगा, उसके स्क्वायर जितना। समझ में आ रहा है, कोई चीज़ का डिस्टेंस मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसके स्क्वायर जितना फोर्स कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना मास ज़्यादा होगा दोनों चीज़ का उतना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितना मास ज़्यादा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम। यानी F इज़ प्रोपोर्शनेट टू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। और ये जब प्रोपोर्शनेट निकालते हैं और इक्वल लिखते हैं तो F इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब कोई भी चीज़ में प्रोपोर्शनेट निकलता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, इक्वल टू करना है तो यहाँ कांस्टेंट क्या आया, G लगाया, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। और G का वैल्यू माइनस में होता है, G का वैल्यू 10⁻⁻ में है, 11 है ना। अच्छा, अभी इसमें और एक चीज़ याद रखना है, और एक चीज़ खास याद रखना है, जो सब एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, अदरवाइज मिस्टेक होगी। m मास किस में होगा, उसका यूनिट ऑलवेज, मास किस में होगा, kg में। मास किस में होना चाहिए, m1 इंटू m2, तो दोनों kg में होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल में ग्राम में दिया है मास तो उसको क्या करना पड़ेगा, kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास शुड बी ऑलवेज इन kg। और डिस्टेंस जो दिखाया है डी स्क्वायर जो लिखा है ना, डी स्क्वायर लिखा है ना भाई, है नीचे, F इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो डी किस में होना चाहिए ऑलवेज, डी ऑलवेज मीटर में होना चाहिए। किस में, मीटर में, किलोमीटर में नहीं। ऑलवेज एग्जाम्पल में डी दिखाएगा किलोमीटर में, कि ये दो ऑब्जेक्ट है
सन और मून, उसका किलोमीटर इतना है, तो वो किलोमीटर में देंगे, बट अपने को किस में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए, क्योंकि MKS में ही एग्जाम्पल करना है। MKS मीन्स, MKS पता है ना, एग्जाम्पल ऑलवेज MKS में करना है, फिजिक्स में ये याद रखना है, ऑलवेज यू हैव टू यूज MKS एवरीवेयर। M मीन्स व्हाट, मीटर, M is what, मीटर, K मीन्स किलोग्राम, किलोग्राम, और S मीन्स सेकंड। तो एग्जाम्पल MKS में ही आना चाहिए, यानी सभी चीज़ को कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोग्राम में एंड सेकंड में। अगर टाइम दिया है कहीं पे आवर, तो आवर को करना पड़ेगा आपको सेकंड, डेज तो उसको भी सेकंड में लाना है। तो MKS में ही फिजिक्स में एग्जाम्पल करना है। तो ये इसमें भी जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें M की वैल्यू ऑलवेज kg में रहेगी, D की वैल्यू ऑलवेज M में रहेगी, और फोर्स की वैल्यू ऑलवेज न्यूटन में रहेगी। फोर्स किस में रहेगा, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन इज व्हाट, न्यूटन का मतलब कितना है, न्यूटन का वैल्यू MKS में 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, MKS में 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, क्या है बताओ कोई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू MKS में। तो सिंपल याद नहीं है तो क्या करना है, F इज इक्वल टू M इंटू ए, ये पता है। M क्या होता है, kg, और A क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब न्यूटन क्या हुआ, kg इंटू मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर अपॉन a स्क्वायर। कैसे आया, kg मीन्स m, a मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये दोनों m इंटू a मीन्स न्यूटन, तो kg मीटर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये याद नहीं रहे तो ऐसे कर लेना है, m इंटू a, f इज इक्वल टू m इंटू a। f अपना किस में होता, न्यूटन में होता, तो ये इतना बड़ा लिखना, उसकी जगह पे एक नाम दे दिया न्यूटन। समझ में आया, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इतना बड़ा लिखो, उसकी जगह पे नाम एक दे दिया उसको न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये एग्जांपल में F जो आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, ओके।